और जो लोग एफटीएल की बात कर रहे हैं, तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे एफटीएल में है। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी एफटीएल में है। तो हम हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट एफटीएल में बनकर बरकरार रह सकता है, जब भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां टैंक बंड के एफटीएल में हैं, हमको एतराज नहीं है। जब सेक्रेटेरिएट रह सकता है तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता, मुझे बताओ आप। उस सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या? जब वो सेक्रेटेरिएट एफटीएल में है तो मेरे भाई, जहां पर हुकूमत फैसले करती है वो खुद लेक बेड में है, तो आप हमारे बेड को क्यों छीनना चाह रहे हैं? आप अपनी कुर्सी पर बैठो, हम अपने घर में रहना चाहते हैं। तो हुकूमत का काम यह है कि अच्छा फैसला करें। आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम तैयार हैं, मगर मेरे भाई, हमारे गरीबों के घर को भी आपको देखना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत एक अच्छा फैसला लेगी। मैं हमारे महेश गौड़ साहब से कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है, हम जमीन बड़ी तकलीफों से खरीदते हैं और उसके बाद बड़ी तकलीफों से अपना घर को बनाते हैं। कोई सरकारों ने हमको कोई नहीं दिया, तो हम उनसे अपील करेंगे कि जो मजाज साहब ने जो कैनाल के बारे में कहा, वहां पर कोर्ट का स्टे है और कोर्ट के स्टे को और कानून को का पासो लिहाज रखकर हुकूमत फैसला करेगी। मैं हमारी हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूं, आप ताजमहल बनाना चाहते बनाओ, मगर एक बात याद रखो, ताजमहल बनाते वक्त हम गरीबों के घर को तकलीफ मत दो। हम गरीबों के घरों को तकलीफ मत दो आप। हम बड़े खून और पसीने से, अपने आंसुओं से हमारे घर की एक एक ईंट को बनाए हैं। हुकूमत का तो काम यह होना चाहिए कि कोर्ट को लोग जाने से पहले वो अच्छा फैसला करे। और कांग्रेस की हुकूमत तो 5 गारंटी दी थी ना, आप गारंटियों पर आपको वोट मिला। आप गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। मैं कांग्रेस की हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं, 2013 का लैंड एक्विजिशन का कानून यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह ने बनाया था। आप उसको सामने रखो, आप उसको सामने रखकर फैसला करो। और जो लोग, मैं निजामाबाद को कई मर्तबे आया हूं और मैं यहां पर आकर अगर मैं डी श्रीनिवास साहब के बारे में बात ना कहूं तो अच्छा नहीं होगा। वो निजामाबाद के एक बहुत बड़े पुराने सियासतदान थे। निजामाबाद में उन्होंने बहुत कुछ काम किया और आज वो इस दुनिया में नहीं है। यकीनन डी श्रीनिवास को साहब को हम याद करते हैं। मैंने उनके फर्जन से भी मिलकर उनको पुरसा दिया था, तो निजामाबाद को आया हूं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश ये है कि मंजलिस को निजामाबाद में मजबूत करिए और हम
हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि कामारेड्डी में जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं उनको जल्द से जल्द हुकूमत रिहा करवाए। निजामाबाद में जो बच्चे जेल में हैं, और तकलीफ की बात यह है कि एक एडवोकेट साहब हैं, मामला स्कूल में हुआ, ये एडवोकेट साहब स्कूल में जाकर वहां पर अपनी रोटी सेक लिए। एडवोकेट साहब बोले देखो तुम्हारा मामला गड़बड़ है, 30 लाख दे दो मेरे को। 30 लाख ले लिए, 25 लाख की मिठाई अपने जेब में रख लिए, 5 लाख वो बेचारे बच्ची के खानदान को दिए। वकील साहब तुम्हारा मकसद क्या है? मकसूद कई कुरे बाबा ऐसे कामा करना। अरे तेरी बेटी से होता तो क्या करता? ऐसा नहीं करना मकसूद। जल्दी वो पैसे निकालो, वो बच्चों की बेल कराओ तुम, और पूरे पैसे निकाल के स्कूल को वापस करो तुम। मेरे को कोई बता रहे थे उनके घर पे भी चले गए लोग, जरा गए थे, घर पे भी गए थे। ऐसा नहीं होना, नॉट गुड। अपने हैं ये बच्चे, भाया अपने कुछ नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला जब मौत लिखी हुई होती है कोई बात नहीं। एक बात सुनिए आप, एक बात सुनिए, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो जी। हाँ अच्छा, शेर के बारे में बोल दो, सुनो। ये वो नहीं सुनो सुनो। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। सुनिए अभी, सुनिए सुनिए सुनिए। तो मैं छोड़ दो 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात के बाद भाई साहब आप वहां जाना चाह रहे? इंतखाबात के नतीजे आए, उसके बाद बीजेपी इन नतीजों को देखकर परेशान हो गई। पार्लिमानी इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि अब की बार 370 बीजेपी लाएगी और एनडीए 400 पार होगी। आपको याद होगा कि पार्लिमानी इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम में नरेंद्र मोदी अपनी तकारीर में ये कह रहे थे कि मुस्लिम ख़वातीन ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे थे, हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम दे रहे थे कि आपकी भैंस को चोरी करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोदी ने यह भी कह दिया कि हमारी हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिम ख़वातीन को दे दिया जाएगा। हत्तल इम्कान कोशिश नरेंद्र मोदी ने की कि मुसलमानों का खौफ पूरे मुल्क में पैदा किया जाए और भारत के हमारे हिंदू भाइयों को ये पैगाम दिया जाए कि अगर कोई मुसलमानों को रोक सकता है तो वो बीजेपी और मोदी है। बहरहाल पार्लिमानी इलेक्शन के नतीजे आए और नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया, क्योंकि भारत के मुसलमानों ने मुत्तहदा तौर पर
अपना एक वोट आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया, तो इलेक्शन के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने तय कर लिया कि हम मुसलमानों को तकलीफ देंगे, हम मुसलमानों को परेशान करेंगे, हम मुसलमानों को बेइज्जत करेंगे और मुसलमानों को जो कानूनी मौक़िफ़ है उसको उनसे छीन लिया जाएगा। इसीलिए आज आप देखते हैं कि जब पार्लिमानी इलेक्शन के नतीजे आए, इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने एक नया मंसूबा बनाया। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में घरों को बुलडोजरों से तोड़ दिया गया। हम देखते हैं कि किसी मासूम मुसलमान को रोककर, पीटकर उसका वीडियो बनाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारी माँ और बहनों के ऊपर रिमार्क किए जाती हैं और ये सबसे ज़्यादा पार्लिमानी इलेक्शन के रिज़ल्ट और नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं। मुसलमानों को इसलिए तकलीफ दी जा रही है बीजेपी और मोदी की तरफ से क्योंकि भारत के 19 करोड़ मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अपने के वोट का इस्तेमाल बीजेपी को हराने के लिए किया। मगर मुझे ये कहना पड़ता है कि जहां पर भारत की मुस्लिम अक़लियत ने, जो सबसे बड़ी अक़लियत है, अपने वोट का पूरा इस्तेमाल बीजेपी को शिकस्त देने के लिए किया, वहीं पर आज भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान एमपी जीत कर आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छा हमने फैसला तो लिया, मगर ये तो बताइए कि भारत की पार्लियामेंट में जहां पर बैकवर्ड क्लास के, जिनकी आबादी हमारे बैकवर्ड क्लास की जितनी है उतनी आबादी के मुताबिक उनके एमपी जीत कर आ गए। अपर कास्ट के लोग जिनकी उनकी आबादी है, उनकी आबादी के मुताबिक उनके एमपी जीत कर आए। अगर भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी एक तबके की नुमाइंदगी नहीं है उनकी आबादी के मुताबिक, तो वो मुसलमान है।